मार्कर बटन लेते हैं, ठीक है। इसको ऑन करो, लाइट को ऑन करो, इसको बंद मत किया करो जब भूल जाते हो। मार्कर बटन लेते हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को बेटा, शुरुआत की जाए। कल जहां हम लोग रुके थे याद आ रहा है? हाइड्रोस्फीयर हम लोग बात कर रहे थे बेटा, जल मंडल के बारे में। और आपसे चर्चा ये हुई थी कि जो पूरा महासागर का ओशियन फ्लोर है, हिंदी में महासागरीय नितल है, वो कैसा है, उसकी डिजाइन कैसी है। तो मैंने आपसे बताया था कि जितनी संरचनाएं स्थलों पे होती हैं, लगभग उतनी संरचनाएं सागरों के नीचे हैं। बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि वो छुपे हुए हैं सागर के नीचे। और दैट्स वाई हम समझ नहीं पाते कि सागर का जो ओशन फ्लोर होगा वो कैसा होगा। अब व्यवहार में तो यही है कि तालाब वाला वाली डिजाइन आपको समझ में आ रही होगी, वैसा नहीं होता बेटा, वो पूरी दुनिया ही है। अभी एक परीक्षा हुई है CAPF की संडे को, तो इसी से संदर्भित प्रश्न पूछ लिया। महासागरीय जो कटक हैं, ओशियन एबाइसल हिल भी कहते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा। तो ये सब इलाके बेटा बहुत प्रॉम्प्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो ध्यान से और यकीन से बता रहे हैं कि तबीयत खराब कर देंगे आपकी वो। पीसीएस में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सिविल सर्विसेज में आपको वायरल फीवर तो पकड़ा ही देंगे, है ना। वो इलाके जहां आपको लगता है बहुत मजबूत है, वहीं आपकी हालत खराब करेंगे। वो परीक्षाओं का शेड्यूल ही है, पेपर है, नेट वेट पे होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। और एक एक इलाके में जहां आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं, वहीं आपका दम निकाल दिए। पेपर है बेटा संडे को, और कहिएगा तो हम लेते आएंगे। पेपर मेरे पास उपलब्ध है, और उसको थोड़ा देख लीजिएगा तो मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन और आपकी स्थिति बड़ी मजबूत हो जाएगी। 8-10 क्वेश्चन कर लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पेपर आया है। मैंने सीधा सीधा, बाकी तो अगर पढ़े लिखे हैं, बुद्धि विवेक से एनालिसिस करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरा अपना तजुर्बा है कि कम से कम 55 क्वेश्चन जो करता है उसी का सिलेक्शन होता है, एटलीस्ट आउट ऑफ 125, 125 क्वेश्चन में। तो सब कुछ बहुत सहज नहीं है बेटा, थोड़ा मुश्किल है, तो काम करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेंगे जिनको आप डायरेक्ट कोई लाइन देख के आप कर पाओ। तो पेपर देखा करिए, आपकी थोड़ा बुद्धि का विस्तार हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, कंटेंट को कैसे पढ़ना है, वो डायमेंशन आपको वो दे देंगे। तो अभी पिछले संडे को हुई है, यूपीएससी का पेपर है, तो यूपीएससी के हर पेपर लगभग एक ही मापदंड के होते हैं। तो उसको देखिए जरूर बेटा, नेट पे उपलब्ध हो गया होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा तमाम प्लेटफॉर्म पे। 12 भूगोल से पूछा है, संविधान से पूछा है, मैंने कोई ऐसा इलाका थोड़ी है जहां से पूछा नहीं है, हर इलाके से पूछा है। बहरहाल, तो थोड़ा सा और आगे चला जाए बेटा, यानी जहां कल हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे थोड़ा हम शुरुआत कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो महासागरीय नितल है उसको हम लोग दो बड़े भागों में बांटते हैं। एक इलाका ऐसा है जिसको हम महासागरीय कहते ही नहीं, उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल कहते हैं। कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीपीय कहते हैं। और एक इलाका है जिसको हम लोग ओशियन कहते हैं। तो जो महाद्वीपीय इलाका है वो भी बहुत छोटा नहीं है बेटा, बड़ा है। तो थोड़ा सा हेडिंग शायद बनाया होगा आपने, कौन सा हेडिंग है बेटा जी? सीमांत, हाँ, उपांत भी नाम है बेटा। महाद्वीपीय उपांत है, या उसी को सीमांत कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहते हैं। तो ये क्या है, किसको कहते हैं? तो हम लोग ये बोलते हैं, जैसे आप देखते हो कभी कोस्टल एरिया पे आप जाओ, समुद्र के किनारे, तो आप देखते हो सागर थोड़ा आगे आता है, सागर फिर पीछे जाता है। एकदम जो सी बीच होता है उसमें देखते हो 2-4-10 मीटर पानी
आगे आता है फिर पीछे चला जाता है, तो बड़ा एक अजीब सा, लेकिन वो एक छोटा सा इलाका है, तो आपको दिख ही रहा है कि कम से कम वह इलाका सागर का तो है ही नहीं। वो तो सागर का पानी छलक के वहां तक चला आता है फिर वापस चला जाता है। तो वही नहीं बेटा, सागर का कुछ ऐसा इलाका है जिसको हम लोग मानते हैं को स्थलों का भाग है, और सागर वहां पे अतिक्रमण कर रहा है, यानी अपना इलाका छोड़ के उनके इलाके की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे इलाके को हम लोग कहते हैं, अलग नाम देते हैं, और हम लोग दे देते हैं उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन, महासागरीय उफान। तो इसको दो भागों में बांटते हैं। बांट लिया है कि नहीं? चलो शुरुआत करो, लिखें। वास्तव में स्थलों के वे भाग, वास्तव में स्थलों के वे भाग जो महासागरीय जल से ढके हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम महासागरीय नहीं मानते, ऐसे क्षेत्रों को हम महासागरीय नहीं मानते, उन्हें हम महाद्वीपीय ही कहते हैं, उन्हें हम महाद्वीपीय ही कहते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? महाद्वीपीय सीमांत, यही ना बेटा? तो महाद्वीपीय सीमांत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसके दो हिस्से हम लोग कर देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय मग, आंख की व्यवस्था हो गई है? चलो दवा ववा ले रहे हो? महाद्वीपीय मग्न तट, और एक को कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। यानी इसके दो भागों में बांट लेते हैं। किसको? महाद्वीपीय सीमांत को दो, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेप, लिख दे रहा हूं बेटा। और इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप लिख लीजिए, दोनों भाग में बांट लीजिए, फिर हम बारी बारी से बात करें। पहले शब्द लिख लें। महाद्वीपीय सीमांत को, महाद्वीपीय सीमांत को या कॉन्टिनेंटल मार्जिन को हम दो भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1, महाद्वीपीय मग्न तट। क्या कहते हैं बेटा? महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न तट। तो खाली इसको हटा दो तो लगा ही है, मग्न तट और मग्न ढाल, है ना बेटा? कॉन्टिनेंटल शेप और कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्लियर है बेटा? ये टोटल मिला के कितना है बेटा? कुल महासागरों के कितने प्रतिशत भाग पे विस्तार है? लगभग 17%। दोनों मिला के, तो दोनों कुछ अलग अलग भी होगा, अभी हम चर्चा करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करिए, एक एक की बेटा हेडिंग बनाइए, दो दो लाइन लिखा जाए, उनका परिचय तो कम से कम हो जाए। पहला, महाद्वीपीय मग्न तट।
कॉन्टिनेंटल से क्या है ये बेटा, लिखें। परिचय हो जाए आज सागरों का, लिखें। महासागर तथा महाद्वीपों के संधि स्थल को, जहां दोनों मिल रहे होते हैं, संधि स्थल को हम मग्न तट के रूप में जानते हैं। मग्न तट के रूप में जानते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ, लिखें। इसी के संधि स्थल पर ही सी बीच, सी बीच माने अब बड़ा, अरे देखते हो ना लोग घूमते हैं, टहलते हैं, नहाते हैं, तो उसको सी बीच कहते हैं। या हिंदी में तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, पुलीन कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता पुलीन से आप समझ पाएंगे। सी बीच, समुद्र का किनारा, यही सी बीच का विस्तार पाया जाता है। क्लियर है बेटा? यहां ढाल अत्यधिक मंद होता है, यहां ढाल अत्यधिक कम होता है, मंद होता है। अच्छा, एक काम करना, मुझे मत पकड़ाना, ठीक है? ये जो परेशानी है ना, क्योंकि मैं चश्मा उस्मा लगा के पढ़ाऊंगा ना तो बड़ा खराब लगेगा, ठीक है? तो चलो ठीक है। कितना दिन हो गया बेटा? 2-3 दिन हो गया। हाँ, अब ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन वगैरह ले रहे हो? हाँ, वही करना, और कोई दवा थोड़ी लेना है। वो एक इन्फेक्शन होता है, आई का इन्फेक्शन हो जाता है। आ, हम लोग के बचपन बचपन में बहुत होता था, इससे बहुत कॉमन सी परेशानी थी। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा सा हर चीज़ को लेके ओवर कॉन्शियस है ना, एकदम। हाँ, नाम तो वही है बेटा। गांव में इसको बोलते थे आंख आना ठीक है। अभी कंजक्टिवाइटिस कह दे रहे हैं हम लोग, है ना? तो सब है, चलता है, घबराने की जरूरत नहीं। ये जो मानसून काल होता है ना, इसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ी आर्द्रता होती है, और थोड़ा टेम्परेचर होता है, तो इस तरह के बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह के फैलने का एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट होता है। इसमें इस तरह से जो संक्रमणशील बीमारियां हैं, उनका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये कोशिश करिए कि पड़ोसियों को बख्श दीजिए तो बाकी तो ठीक है। चलें बेटा, आगे बढ़ें। यहाँ क्या लिखा बेटा? ढाल अत्यधिक मंद होते हैं, कम होते हैं। क्लियर है? यहाँ 1 से 3 डिग्री, 1 डिग्री टू 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री से कितना बता, 3 डिग्री के ढाल देखे जाते हैं। तो स्लोप नहीं होता बेटा, बहुत ही कम होता है, ठीक है? अब 1 डिग्री का स्लोप कितना होता होगा, अंदाजा लगा लो। तो जो स्लोप क्रिएट होता है लेवल से, वो 1 डिग्री से अधिकतम 3 डिग्री तक होता है। इसलिए आप देखते हैं बहुत दूर तक सागरों में चले जाते हैं, गहराई जल्दी बढ़ती ही नहीं, बहुत धीरे धीरे गहराई बढ़ रही होती है। तो ये सब सिर्फ गलतफहमी है बेटा। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही पूरे सागर तक है, अचानक माहौल बिगड़ जाएगा और सब कुछ चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जल की अधिकतम गहराई, यहाँ जल की अधिकतम गहराई 200 मीटर तक देखी जाती है, 200 मीटर। यहाँ जल की अधिकतम गहराई कितना बेटा? 200 मीटर तक देखी जाती है। क्लियर है बेटा? 200 मीटर
आपको तो लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा है, होगा ज्यादा है हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए ज्यादा है। समुद्रों में 200 मीटर की गहराई कोई मायने नहीं रखती, वो लगभग नहीं ही गहरा है। देखें, संपूर्ण महासागरों के लगभग 8.6% भाग पर, संपूर्ण महासागरों के लगभग कितना बेटा, 8.6% भाग पर इनका विस्तार है। संपूर्ण महासागरों के 8.6% भाग पर इनका विस्तार है। लेकिन इनकी औसत चौड़ाई, एवरेज, 70 किलोमीटर। इनकी औसत चौड़ाई कितनी है बेटा, यानी 70 किलोमीटर सागर तक का जो इलाका है, मोटा मोटा आप कह सकते हो मध्य तट वाला इलाका है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ कुछ तथ्यात्मक चीजें तो आएंगी कि दुनिया की सबसे अधिक चौड़ाई भी कहीं होगी, मग्न तट काफी चौड़े होंगे, काफी छिछले होंगे, किसी सागर के होंगे। तो ऐसे डेटा पे थोड़ी सी नजर बना के रखनी है बेटा। लिखें, सबसे चौड़े मग्न तट, सबसे चौड़े क्या बेटा, मग्न तट, अच्छा रुको, थोड़ा सा एक परेशानी है, उसको ठीक करें। महासागर कहते हैं, नाम गिना सकते हैं? गिनाइए। महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक। तो ये किसी कंपटीशन में पूछने की संभावना दिख रही है? ये कहीं नहीं पूछेगा, अरे कुछ नहीं पूछेगा। क्रम श्रम खत्म करिए कहानी। अब ये सब 5-6 वाली कहानी खत्म हो गई, अब कहानी थोड़ी बड़े वाले शुरू होगी। तो उत्तरी सागर, जिसको नॉर्थ सी कहते हैं हम लोग, या आर्कटिक सागर कहते हैं, इसको उत्तर सागर भी कहते हैं, नॉर्थ सी भी कहते हैं, आर्कटिक सागर भी कहते हैं। तो ये अगर मैप में देखो, तो मैप देखिए, मैप से बात बनेगी। तो इसमें एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको रशिया का हम लोग कहते हैं साइबेरिया का इलाका, जो उत्तर वाला इलाका। तो साइबेरिया का नाम सुना है ना? अरे भाई, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरिया रेलवे लाइन। अभी पूछा, बता नहीं पाया कोई, अभी पूछा। आप खाली रटे हो ना, ट्रांस साइबेरिया यहां से यहां तक है, उसको तो खैर ये भी याद नहीं है। तबीयत खराब कर दिया पूछ के। मैंने क्या बोला था आपसे? कुछ भी स्पेशल नहीं पूछेंगे, स्पेशल ढंग से पूछेंगे। मुझे याद है कि क्लास 5th में हम लोगों को बताया गया था कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरिया रेलवे लाइन है, और प्रारंभ और अंत बिंदु आपको बता दिया। अभी यूपीएससी ने जो परीक्षा लिया, कहा बेटा थोड़ा सा ये बता दे किधर किधर से गुजर के जाते, बस काम हो गया। तो जो बार बार हम एक बात बताते हैं आपको, बार बार एक ही चीज समझाते हैं कि कुछ विशेष नहीं पढ़िए मित्र, उन्हीं चीजों को जो आपने बचपन से पढ़ा है थोड़ा विशेष ढंग से देखिए, बस वही आपकी जिंदगी है, वही बात बन जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, वही लपेट रहा है आपको बार बार, वही आपको शहीद कर रहा है जहां आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं, क्योंकि आप उस नजरिए से पढ़ते ही नहीं। पेपर देख लो, अभी पेपर संडे को हुआ है, तो कोई बहुत पुराना मामला नहीं है, पेपर उपलब्ध है। और देखिए, स्थिति गंभीर कर देगा हर विषय में। संविधान भी हम लोगों ने बड़ा अच्छा पढ़ा था, थोड़ा देखिएगा ना संविधान के क्वेश्चन कैसे हमला बोला है, हालत खराब करके रख दिया है। एक भी क्वेश्चन शायद आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें बड़ी गंभीरता से कह दें कि सही है। डरिए मत, डरिए मत, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, ये समस्या सबके लिए है। हर इलाके में तबाही मचा के रखा है। इसमें हमारे कुछ मित्र अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे, मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको। तो एक क्वेश्चन मुझे इतना उसका प्यारा लगा कि पूछो मत, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लगा। उसने ये पूछा कि
एक विदेशी भारत में शेयर खरीदता है। क्वेश्चन तो ऐसा सजाते संवारते हैं ना बेटा, थोड़ा विषयांतर हो रहा है, पूछ ले रहे हैं आपसे, अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। एक विदेशी भारत में शेयर खरीदता है, उसे किस खाते में रखा जाएगा, किस अकाउंट में रखा जाएगा? मूर्खतापूर्ण बात ना करें, पहले विकल्प सुन लें क्या कहा जा रहा है। डीमेट अकाउंट कहीं सुन लिया है, बस बात बन गई। उसने कहा व्यापार खाते में होगा परंतु चालू खाते में नहीं होगा, भुगतान संतुलन खाते में होगा परंतु व्यापार खाते में भी होगा, व्यापार खाते में नहीं होगा, भुगतान संतुलन खाते में होगा। हो गया काम ना, ऐसे ही काम होगा। उसने एक प्रश्न पूछा, वही तो बता रहे हैं, लोग नौटंकी कर रहे हैं ना पढ़ाते समय, बहुत ढेर सारे जो टीचर वो ड्रामा कर रहे हैं। बच्चों को तो पता नहीं क्या पूछा जाएगा, बस वो गाइड कर दे रहे हैं यही पूछा जाएगा। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है ना, एक का गलत नहीं हुआ। फिर उसने क्वेश्चन पूछा गया, जाके देख लो, अभी संडे वाली परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया, एक भारतीय विदेशों में निवेश करता है, एक भारतीय विदेशों में निवेश करता है, एक फैक्ट्री लगाता है, उससे जो प्रॉफिट होगा उसके बारे में जरा बताइए। तो जीडीपी का हिस्सा बनेगा, वो जीडीपी का हिस्सा नहीं बनेगा, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनेगा। वो जीडीपी का हिस्सा तो बनेगा लेकिन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगा, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा तो होगा, जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। काम हो गया ना बढ़िया सा। ऐसे ही वो बढ़िया सा काम कर देते, और जरा सा चूके तो लेने का देना पड़ जाएगा। अब वो कालिदास वाली स्टाइल में एक अंदाजा लगा लेने से उत्तर सही थोड़ा ही हो जाता है ना। लेकिन इसके लिए समझ होनी पड़ेगी, तब आप ताल ठोंके बता पाएंगे। और 100% गलत जवाब है आपका, 100% गलत जवाब है आपका। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि चीजों को, अब देखिए कितना मुश्किल प्रश्न था, काम कर दिया ठीक परीक्षा में। बता तो रहे, एक एक क्वेश्चन में प्यार से आपको कत्ल कर देते हैं, बहुत प्यार से आपकी हत्या कर देते हैं, और आपको समझ में नहीं आता, स्लो पॉइजन देके काम खत्म कर देते हैं। सारा कुछ करीब करीब होगा। क ख ग घ जो नेशनल इनकम को ढंग से पढ़ा है बच्चा, जो ABCD जानता है, वो जरूर बता देगा। लेकिन आप रटते हो, आप उसको महसूस करते ही नहीं, और वो महसूस पूछता है, वो फीलिंग पूछता है। अभी ऐसे पूछा, कल को ऐसे पूछे, कल पूछे एक विदेशी भारत में एक फैक्ट्री लगाता है, वो भारत के राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनेगा, वो जीडीपी का हिस्सा बनेगा, वो जीडीपी का हिस्सा होगा, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगा, राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा, जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। ऐसे देख लो, पेपर आया है बेटा, अभी बहुत पुराना नहीं, संडे का पेपर है, पेपर देख लो। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो समझ रहे हो वो तो नहीं होगा ना परीक्षा में। आप जिस चश्मे से जीडीपी की परिभाषा पूछेगा, जीडीपी का भाव पूछेगा, उसका सेंस क्या है वो पूछेगा। चीखते हैं हम लोग, चिल्लाते हैं हम लोग, बताते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ भैया जी रटने के फिराक में रहते हैं कि रट लें। तो यूपी पीसीएस में तो थोड़ी बहुत गाड़ी चल जाएगी आपकी, सिविल सर्विसेज में पत्ता नहीं हिलेगा। और हम लोग की ठेठ भाषा में एक शब्द है ना, बोहनी, नाम सुने हो ठेठ भाषा में बोहनी का मतलब? तो सिविल सर्विसेज में बोहनी नहीं होगी। क्वेश्चन करना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप समझे नहीं हो तो। कुछ बच्चे तरस जाते हैं कि 100 क्वेश्चन में एक बोहनी हो जाती वो भी नहीं हो पाता। तो बड़ी अजीब स्थिति है। मैं डरा नहीं रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं। पेपर हुआ है, हम कोशिश करेंगे पेपर कल लेते आए। तो थोड़ा देख लीजिएगा संविधान के क्वेश्चन, और फिर अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, और भूगोल के क्वेश्चन। ये बेटा, हाँ CAPF, वो देखो CAPF का हो, CDS का हो, सिविल सर्विसेज का हो, वो सारे पेपर यूपीएससी लेता है। और यूपीएससी के हर पेपर के जीएस का मापदंड एक बराबर होता है। वो जनरल स्टडी एक बराबर लेवल का पूछता है, उसके लेवल में कहीं कोई कमी बेशी नहीं दिखती। तो इसीलिए कोई पेपर हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का हो, CAPF का हो, अरे हम तो हैरत में पड़ जाते हुए एनडीए की परीक्षा लेते हैं ना बेटा,
तो उसमें भी 10-20 जीएस पूछते हैं, वो भी तेल निकाल देते हैं बच्चों को। वो 12वीं के बच्चों से वो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन वो कस के पूछते हैं। हाँ, कुछ इजी क्वेश्चन भी दिखा था, जैसे ये जो घास के मैदान है, प्रेरी है, स्टेपी है, सवाना है, वेल्ड है, ये सब को रिलेट करने के लिए भी पूछा। तो कुछ तो देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा इजी फील करे, नहीं तो फिर बड़ा मायूस होकर घर जाएगा। 1 2 4 तो हो जाए ना उसका कम से कम, ताकि उसको लगे कि हाँ मेहनत तुम्हारी काम आई। उन क्वेश्चन को करने से कुछ नहीं होगा, होगा ही क्या बेटा। बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्लियर हुआ? हाँ, लिखें सबसे चौड़े मग्न तट साइबेरिया के तट पे साइबेरिया के तट पे उत्तरी ध्रुव सागर या आर्कटिक सागर में विद्यमान है। इनकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। इनकी चौड़ाई लगभग कितना बेटा? 500 किलोमीटर है। ठीक है बेटा। हाँ, लिखें महासागरों के इन्हीं क्षेत्रों में, महासागरों सॉरी, है तो महासागर का ही बेटा, लेकिन इसको महाद्वीप ही बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना महासागरों के इसी भाग में सागरों का दोहन हो पाता है। महासागरों के इन्हीं भागों में आर्थिक दोहन यानी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी हमारी होती है वो इन्हीं क्षेत्रों में होती है। मतलब प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, ये सारा जो हम लोगों की एक्टिविटी होती है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ मग्न तटों पे होती है। हम वहीं अपनी एक्टिविटी कर पाते हैं, उससे आगे हमारी एक्टिविटी नहीं होती, और उसके आगे एक्टिविटी नहीं करें तो बेहतर है। क्योंकि अभी एक जने एक्टिविटी की कोशिश की है टाइटेनिक के चक्कर में खुद ही टाइटेनिक बन गए। तो ये बड़ा खतरनाक है बेटा, सागर बहुत ही डेंजरस है। लेकिन ये जो मग्न तट वाला इलाका है ये मनुष्यों की पहुंच में है, इसका हम लोग एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, दोहन कर लेते हैं, यानी खनिज तेल भी निकाल लेते हैं, प्राकृतिक गैस भी यहाँ से निकाल लेते हैं। ये सारी एक्टिविटी हम लोगों की कहाँ होती है बेटा? मग्न तटों पे होती है। लिखें क्या, लास्ट लाइन बोल दो क्या लिखा है? दोहन होता है। लिखें प्राकृतिक गैस, खनिज तेल आदि साथ ही मत्स्य उत्पादन, फिशरीज, साथ ही मत्स्य उत्पादन या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिशरीज, इन्हीं क्षेत्रों से की जाती है। इन्हीं क्षेत्रों से की जाती है। क्लियर है बेटा? कभी आपने सुना है फिश बैंक? महासागरों में जो बड़े बड़े मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पे मछलियां पकड़ी जाती हैं उनको हम लोग बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बैंक। बैंक माने यूनियन बैंक, स्टेट बैंक। किनारा भी होता है, किनारा नहीं होता, किनारा भी होता है। तो हम लोग बैंक माने कोई दूसरा ही बैंक समझ लेते हैं। यहाँ बैंक का अभिप्राय किनारा होता है। तो जितने बड़े बड़े फिशरीज हैं उन सबको ज्योग्राफी में बैंक के नाम से जाना जाता है। जैसे जॉर्जेस बैंक, सेवरिस बैंक, ग्रांड बैंक, डांगर बैंक, ये सब दुनिया के बड़े बड़े मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तो सबके साथ एक शब्द कॉमन दिख रहा है, बैंक। तो बैंक इसलिए कहते हैं कि वो किनारे की ओर ही रहते हैं।
डीप ओशियन में फिशरीज करना बहुत पॉसिबल नहीं होता, ठीक नहीं होता, क्योंकि गहन सागर जो होते हैं ना बेटा, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो किनारे की ओर ही हमारी गतिविधियां ज्यादा। किनारे का मतलब 500 किलोमीटर किनारा है, और तालाब का किनारा थोड़ी समझ रहे हो आप, है ना। तो सागर का किनारा थोड़ा हैवी होता है। अगला बेटा हेडिंग बनाए, मग्न ढाल। मग्न ढाल, अच्छा देखो, उसमें एक बेटा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है मग्न तट का। जिन सागरों का मग्न तट पहाड़ी होगा, यानी किनारे रॉकी होंगे, चट्टानी होंगे, डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि उनका मग्न तट सक्रिय होंगे। और जिन सागरों का किनारा मैदानी टाइप का होगा, डेफिनेटली उनका मग्न तट चौड़ा होगा। ये तो कॉमन सेंस से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर सागर के किनारे पहाड़ियां विद्यमान होंगी तो डेफिनेटली उसका मग्न तट सकरा होगा, बहुत छिछला नहीं होगा, दूर तक नहीं होगा। लेकिन वो इलाका अगर प्लेन है, मैदानी है, तो मग्न तट चौड़े होंगे। तो अगर ये दिमाग में प्रथम दृष्टया आ रहा हो तो बड़ा अच्छा है, और नहीं अगर डर लग रहा हो तो लिख लो वहीं पे, एक लाइन जोड़ लो बेटा, उसी में जोड़ लो मग्न तट में, पहले एक लाइन जोड़ लो फिर आगे बढ़ो। लिखें, यदि तटीय भाग चट्टानी होगा तो, रॉकी होगा तो मग्न तट क्या होंगे बेटा, सक्रिय होंगे। वहीं यदि तटीय भाग मैदानी होगा तो मग्न तटों का विस्तार अधिक होगा। मग्न तटों का विस्तार क्या होगा बेटा, अधिक होगा। अच्छा, क्या लग क्या रहा है वो बताओ। अगर सागर के किनारे चट्टान वट्टान ज्यादा होगी तो तट ज्यादा चौड़े होंगे कि पतले होंगे, लग क्या रहा है। देखो बगल में देख के लिखो। मग्न तट अगर यानी सागर का किनारा अगर चट्टानी होगा तो मग्न तट सकरे होंगे, और मैदानी होगा तो मग्न तट चौड़े होंगे, यही ना आपको बताया गया, लग भी रहा है। अगली कौन सी हेडिंग है बेटा, मग्न ढाल। लिखें, इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। लिखें, तो पहले तो परसेंटेज लिख लो, वहीं से शुरुआत करो। संपूर्ण महासागरों के 8.5% भाग पर, ये अप्रॉक्स है बेटा, लगभग है। संपूर्ण महासागरों के लगभग 8.5% भाग पे इनका विस्तार है। परंतु सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में देखा जाता है। अंध महासागर, अटलांटिक महासागर का नाम एक ये भी है ना बेटा, देखा जाता है। लिखें, यहां ढाल 5 डिग्री से 30 डिग्री तक देखा जाता है। यहां जो स्लोप होता है वो कितना होता है बेटा, 5 डिग्री टू 30 डिग्री। महासागर तेजी से ढालों को प्राप्त करता है। तथा यहां जल की गहराई 2500 मीटर तक देखी गई है। 2500 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर।
यहां जल की गहराई कितनी बेटा, 2500 मीटर तक देखी गई है, मतलब 2.5 किलोमीटर तक देखी गई। ठीक है बेटा। यहां यहां महासागरीय कंदराएं, महासागरीय कंदरा, महासागरीय कंदराएं, इसको हम लोग केनियन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, केनियन। महासागरीय कंदराएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये कौन सी बला है, महासागरीय कंदराएं क्या है, एक्चुअल में होता क्या है ना बेटा, अभी हम डायग्राम से दिखा रहे हैं आपको, सब कुछ क्लियर होगा, पहले थोड़ा परिचय तो हो जाए। एक्चुअल में होता क्या है कि सागर पहले ऐसे चलता है धीरे धीरे, और फिर अचानक तेजी की ओर आता है, अपने ढाल की ओर बढ़ता है। जहां वो तेजी से ढाल की ओर बढ़ने लगता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो वहां करता क्या है कि जैसे जो स्लोप है ना, उसको बीच बीच में से काटता है। वो ऐसे समझो, जैसे एक नई मिट्टी से आप एक चबूतरा बना लो, 2-2.5 फीट ऊंचा, एकदम नई मिट्टी से एक चबूतरा आप बनाओ प्लेन, और पहली बारिश हो जाए, फिर देखो क्या हाल होता है उसका। तो आप देखोगे उसके किनारे कहीं कहीं गहराई में कटेगा, यानी चबूतरे का जो मिट्टी का किनारा आपने बनाया है, वहां पानी जब बहेगा तो उसको काफी गहरा काट देगा, एक आध जगह से, हर जगह से नहीं, कहीं कहीं काफी गहरा काट के बहेगा। तो जो गहराई में कट गया वी शेप का अंदर तक, तो ऐसा जब सागर ढालों की ओर बढ़ता है ना बेटा, तो उस ढालों पे कहीं कहीं गहराई तक अंदर तक काट देता है, तो गुफा जैसी या कंदरा जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। ज्योग्राफी में उसको बोलते हैं केनियन। यही पूछा कि केनियन कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा, तो केनियन कहाँ पाए जाते हैं, मग्न ढालों पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप पे पाए जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा। अब देखो वैसे काम नहीं चलेगा, मुझे डायग्राम बनाने दो, है ना, डायग्राम से हम पहले समझाते हैं तो फिर आपको थोड़ा क्लियर भी होगा। माने ओशियन फ्लोर अंदर से दिखता कैसा है, एक रफ आइडिया तो लगे ना बेटा, नहीं तो हाथ से बोल बोल के हम कितना बताएंगे, परेशानी हो रही है। ओशियन फ्लोर है ना बेटा, वो कैसा होता है, एक हम रफ डिजाइन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चला सागर है ना बेटा, अब यहां पे कुछ इस तरह से, फिर 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 कुछ इस तरह से। तो ये आधा इधर है आधा उधर समझ लो, तो आधे उधर की हमारी कोई जरूरत नहीं, आधे से काम हमारा चल रहा है। और ये इलाका भरा हुआ है किससे, पानी से। क्लियर है बेटा। अब इनको पहचान देना पड़ेगा बेटा सबको। ये पूरा इलाका किससे भरा हुआ है, पानी से। अभी इसमें कुछ संरचना रह गई है बेटा, उस पर हम बात कर लें। कुछ इस तरह की संरचनाएं देखी जाती, एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया है। तो अब जरा सा डिमार्केट कर लें, ये जो इलाका है इधर, ये इतना इलाका, ये महाद्वीपीय उपांत का इलाका है। इसको हम लोग क्या कह रहे थे बेटा, उपांत का इलाका है, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सीमांत का इलाका है। और आपको मैंने कहा था ना, दो भागों में बटा है, इसको बांट लेते हैं।
ए और पे। नींद आ रही है बेटा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मग्न तट। और इसको मग्न ध्यान। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा। टोटल महासागरों का ये लगभग 17% भाग है। क्लियर है बेटा? तो देख के ही समझ में आ रहा है, यहां अचानक स्लोप नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे सागर अपनी गहराइयों की ओर जा रहा है। लेकिन एक सीमा के बाद आप देख रहे हो कि इसका ढाल तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से वो नीचे की ओर जा रहा है। अब हम सबका परिचय पहले करा लेंगे, तभी हम आगे अब बढ़ेंगे, है ना बेटा? सबका नाम बता दें आपको। ये जो इलाका है यहां से यहां तक, बोले बेटा, ये इलाका तो हो गया। और ये इलाका जो पूरा पता नहीं बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यह जो इलाका है इसको हम लोग कहते हैं महासागरीय द्रोणी, या इंग्लिश में ओशियन बेसिन। क्लियर है बेटा? अब आप गौर से अगर देखो तो ओशियन बेसिन में 3 भागों में दिख रहा है। बोले बेटा, एक इलाका ये वाला, एक इलाका ये वाला, और ये एक इलाका ये वाला, ये स्पेशल। इसको हम लोग कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं बेटा? मैदान। लेकिन अब कैसे मैदान? ये स्थल वाला मैदान कि सागर वाला मैदान? तब इसके साथ कुछ शब्द जोड़ना पड़ेगा। एबाइसल या ओशियन प्लेन। एबाइसल, एबाइसल माने पानी में डूबा हुआ। एबाइसल प्लेन कहेंगे या ओशियन प्लेन कहेंगे, महासागरीय मैदान कहेंगे या मग्न मैदान कहेंगे। तो इंग्लिश में 2 शब्द प्रयोग होते हैं इसके लिए, एबाइसल, जहां एबाइसल दिखा इसका मतलब डूबा हुआ। ये रीड्स कहते हैं, हिंदी में इसको कटक कहते हैं। कटक माने पहाड़ियां। तो एबाइसल हिल माने महासागर के अंदर की पहाड़ियां। तो ढेर सारी पहाड़ियां तो डूबी हुई हैं, लेकिन कुछ पहाड़ियों की चोटियां सागर के ऊपर झांक रही हैं, है ना? और वो अच्छा एक चीज बताओ, एक गहन सागर में एक आपको द्वीप नजर आता है, आइलैंड छोटा सा, वो आइलैंड तैर रहा है सागर पे? हाँ, अरे वो मुख्य भूमि से जुड़ा होगा, बस उसका हिस्सा सागर के ऊपर आ गया है। तो ढेर सारे जो द्वीप होते हैं वो महासागरी कटक की चोटियां होते हैं, जो कट छट के द्वीपों का स्वरूप ले लेते हैं। वो तैर थोड़ी रहा है कोई सागर के ऊपर, द्वीप कितना भी छोटा होगा, लेकिन वो जमीन से जुड़ा हुआ होगा बेटा। अब पानी के अंदर तो आप झांक के देख नहीं पा रहे हो, और देखोगे तो मालूम चला एक पहाड़ी है, इसके ऊपर का हिस्सा दिख रहा है सरफेस पे। क्लियर है बेटा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबाइसल हिल, महासागरी कटक, और ये ओशियन डीप, महासागरी गर्त, है ना बेटा? तो अब जाहिर सी बात है, महासागरी द्रोणी में 3 चीजें आ गई, महासागरी मैदान, महासागरी कटक, महासागरी गर्त। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं कौन कितना और इसका फीचर वगैरह क्या है। तो 43% भाग पे इसका विस्तार है, 33% भाग पे इसका विस्तार है, 7% संपूर्ण महासागरों के 7% भाग पे गर्तों का विस्तार है। तो चलिए अगली हेडिंग बनाइए बेटा, लिखते हैं महासागरीय जी। कंदरा तो हो गया ना बेटा, बता दिया ना, इसमें कंदराएं पाई जाती हैं। तो अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ेंगे ना बेटा, महासागरीय द्रोणी, ये ना बेटा ओशियन बेसिन। आज गिरते पड़ते निपटाएंगे हर हाल में, लेकिन किसी को झूलने नहीं रहना है बेटा, लिखें। अरे बिल्कुल बनाने के लिए दिया है बेटा, बनाने के लिए ही बनाया है। और हर वह चीज जो आपके काम आ सकती है
आप बिल्कुल कॉपी में लीजिए। कॉपी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट थोड़ा ही होता है, जो आपको समझ में आए, जो आपकी मदद कर पाए, वही कॉपी है। अब यहाँ पे परेशानी ये है बेटा कि थोड़ा सा मुझे लिखने दो। अगर आप बना रहे हो तो मुझे स्पष्ट लिखने दो ताकि आपको क्लियर हो कल को। सिस्टमेटिक होना चाहिए ना बेटा। तो ये जो पूरा इलाका है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ओशियन बेसिन। ये क्लियर हो गया? अब ये 3 भागों में बटेगा, अभी हम आपको लिखाएंगे, तो पहले रुक जाओ। तो एक इलाका ये हो गया, बोले बेटा एक इलाका ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? महासागरीय मैदान। क्लियर है बेटा? इसको कहेंगे महासागरीय कटक। कटक। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? महासागरीय गर्त। गर्त का नाम सुने हो? अरे ये गाली है हम लोग के यहाँ, जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं लोग ना तो कहते हैं गर्त में जाओ। तो कहाँ भेजते हैं आपको? आपको यहीं भेजते हैं। बहरहाल परसेंटेज बेटा देख लो, संपूर्ण महासागरों का लगभग 43% क्या है बेटा? मैदान है। लगभग 33% ये है और लगभग 7% ये। तो कल को एक बड़ा सुंदर सा अरे रुको बेटा मत ये सब लिखो को, कुछ नहीं मिलेगा। कल को आपको प्रश्न पूछेगा, महासागरों का सर्वाधिक विस्तारित हिस्सा कौन सा है? 1-2 कौड़ी का प्रश्न है। अब वो विकल्प में आपको देगा मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय कटक, महासागरीय गर्त। अरे मैदान हम नहीं दिए हैं विकल्प में भैया, ये जरूरी थोड़ी है कि मैदान विकल्प में दिए थे। हाँ तो जो विकल्प में है उसमें से बताना है। तो मैदान तो विकल्प में दिए ही नहीं थे ना, 4 ही विकल्प था। बोल नहीं रहे तो बताया जा सकता है। महासागरीय सॉरी महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल, महाद्वीपीय महासागरीय कटक, महासागरीय गर्त। अब इसमें से कौन सबसे अधिक विस्तारित है वो आपको बताना होगा। सबसे अधिक जब पूछेगा तब महासागरीय मैदान बताइएगा। ठीक है, डायग्राम बनाओ बेटा। जो ऑनलाइन वाले मित्र हैं अगर क्लियर नहीं दिख रहा बेटा तो हम बोल दे रहे हैं, इस इलाके को हम लोग बोलते हैं महासागरीय मैदान। आप अपने हिसाब से बना लो, मैंने पहाड़ी दिखाने की कोशिश किया है। इस इलाके को कहते हैं महासागरीय कटक। और ये अंदर की ओर जहां पानी गहरा खड्ड बना के अंदर चला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं महासागरीय गर्त, ओशियन डीप या ट्रेंच कहते हैं। क्लियर है बेटा? एक रफ डायग्राम बना के समझने की कोशिश करिए। अच्छा चोटी जो ऊपर निकालो सागर के, वो इतना बड़ा मत निकाल दो कि हिमालय से भी ऊंचा दिखने लगे। ठीक है, बस वो सागर तल के ऊपर आ जाती हैं, सागर तल के ऊपर दिखाई देने लगती हैं। महासागर अब ये तो हमको नहीं पता, महासागर में ज्वालामुखी नहीं होता है। अच्छा ये क्या है? ये लिखाया क्या है? धैर्य रखिए, ध्यान रखिए। चले, अब हो गया बेटा। अब उसमें पूरा कलाकारी मत दिखाओ, जल्दबाजी से काम आगे बढ़ाओ। लिखें महासागरीय क्या बेटा? द्रोणी। लिखें मुख्य महासागरीय प्रवाह को, मुख्य महासागरीय प्रवाह को महासागरीय द्रोणी कहते हैं।
मुख्य महासागरीय प्रभाव को महासागरीय द्रोणी कहते हैं। इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। किसको बेटा? ये है ना ओशियन बेसिन, यहां से यहां तक, इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। नंबर 1 महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान क्या बोलेंगे बेटा? ओशियन प्लेन कहेंगे इंग्लिश में, या ए बाइसल प्लेन कहेंगे। ठीक है बेटा। दूसरा महासागरीय पहाड़ियां या महासागरीय कटक, इंग्लिश में भी बोलेंगे ना बेटा, ओशियन हिल या ए बाइसल हिल। ए बाइसल हिल। और तीसरा क्या है बेटा? महासागरीय गर्त, ओशियन डीप। हो गया बेटा। अब 2-2 लाइन सबके बारे में लिख लिया जाए, परिचय हो जाए। तो पहला क्या बेटा? महासागरीय मैदान। लिखें, हेडिंग बनाओ, 2-2 लाइन लिखना है। फिर से हेडिंग बनाइए बेटा, क्या? महासागरीय मैदान। लिखें, ये महासागरों के सर्वाधिक विस्तृत भाग हैं। यहां जल की गहराई 6000 मीटर तक, 6000 मीटर माने मोटा मोटा 6 किलोमीटर तक देखी जाती है। यह लगभग समतल प्राय भाग होता है। यह लगभग क्या बेटा? समतल प्राय माने लगभग लगभग फ्लैट होता है। क्लियर है बेटा? लिखें, यहां शीर्ष विहीन टीले, शीर्ष विहीन टीले माने कुछ ऊंचाई जैसी दिखती है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गायब हो जाता है। तो उसको लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष विहीन टीले। दिखाई देते हैं, वही आपको मैंने दिखाया है ना? ऐसे समझ लो, अगर आपको खराब लग रहा है तो कुछ इस तरह का, लेकिन ये हिस्सा इसका सर क्या हो जाता है? वो गायब हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? शीर्ष विहीन टीले दिखाई देते हैं, जिन्हें गियाट या गुआट कहते हैं। लेकिन ये वास्तव में अंतः महासागरीय ज्वालामुखी के क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। सामान्य रूप से इनका व्यास 25 से 30 किलोमीटर का होता है।
25 से कितना बेटा, 30 किलोमीटर तक होता है। यही बताते हैं बेटा कि सागर के अंदर भी ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं। अभी ज्वालामुखी जब पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है ना बेटा, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से धरातल पे दो ही संरचनाएं बनती हैं, तीसरी नहीं बनती, या तो पर्वत या तो पठार। जब कभी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो या तो धरती पे पर्वत बनेगा या तो धरती पे पठार बनेगा। क्लियर है? और जब भी पर्वत बनेगा तो पर्वत की चोटी गायब होगी। क्लियर है? क्योंकि जब ज्वालामुखी की एक्टिविटी बंद होती है तो उसका जो नुकीला हिस्सा होता है ना, वो अंदर धंस जाता है। तो ज्योग्राफी में उसको क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर जब पुराने हो जाते हैं तो काल्डेरा कहते हैं, और ये झीलें बन जाती हैं। और इसमें वर्षा आदि का पानी जब भर जाता है, ये झीलें बन जाती है। इसलिए ऐसी झीलों को हम लोग कहते हैं क्रेटर झील। भारत में भी है एक झील, आपने सुना होगा टीटीकाका, दुनिया की सबसे ऊंचाई पे, ये क्रेटर झील है। वो सब पढ़ेंगे बेटा, जो ज्वालामुखी वगैरह आएगा तो विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ज्वालामुखी का साक्ष्य सबसे बड़ा यही है कि ऊपर का हिस्सा गायब हो जाएगा क्योंकि वो धंस जाता है, और फिर समुद्री मलबा उस पर भर जाता है तो फ्लैट दिखाई देने लगता है। तो इनको गुआट या गियाट कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर है बेटा? लिखें, हिंदी में भी यही नाम है। अब हिंदी में इसको शीर्ष विहीन टीले कह देते हैं। तो ये क्या है? ये अंतः सागरी ज्वालामुखी के साक्ष्य हैं और पूरे सागर भर में पाए जाते हैं। यत्र तत्र ये हर जगह शीर्ष विहीन टीले आपको नजर आने लगते हैं, और ये बताते हैं कि सागरों के अंदर वैल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन चूंकि पानी के अंदर जब होता है बहुत तेज ठंडा होते हैं। अरे पानी है और अपार पानी है तो वो उसको तेजी से ठंडा तो करता ही है, लेकिन मैग्मा है कि बाहर तो आ ही जाता है। हाँ, तटीय भागों में जब मैग्मा का विस्तार होता है, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वो मैग्मा जब सागरों में गिरने लगता है तब तो अजीब सा दृश्य होता है। लेकिन अंदर, सागर के अंदर भी ज्वालामुखी पड़ते हैं और वो आपको नजर नहीं आते। उसको सागर झेल लेता है, सागर संभालता है, वो सागर के अंदर होते रहते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़िए। महासागरी मैदानों का सर्वाधिक विस्तार, लिखो बेटा फटाफट आगे बढ़ो। महासागरी मैदानों का सर्वाधिक विस्तार हिंद महासागर में देखा जाता है। क्षेत्रफल में नहीं, प्रतिशत में। क्षेत्रफल में तो प्रशांत महासागर के आगे कोई नहीं टिकेगा। विस्तार कहां देखा जाता है बेटा? हिंद महासागर। देखें, हिंद महासागर के संपूर्ण क्षेत्रफल के 80% भाग पर, हिंद महासागर के संपूर्ण क्षेत्र के 80% भाग पर महासागरीय मैदानों का विस्तार है। महासागरीय मैदानों का विस्तार है। क्लियर है बेटा? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में दो चीजें मैं बोल रहा हूं बेटा। एक आपने देखा प्रतिशत में, बोल नहीं रहे, और एक है क्षेत्रफल में। दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं? टोटल का परसेंटेज कितना है, एरिया कितनी है, बोल नहीं रहे। एक आदमी अपने इनकम का 50% खर्च करता है, एक आदमी अपने इनकम का 10,000 रुपया खर्च करता है। कौन ज्यादा खर्च करता है? अब ये कैसे बताया जा सकता है? एक आदमी अपने इनकम का 50% खर्च करता है, एक आदमी अपने इनकम का 5% खर्च करता है। कौन ज्यादा पैसा खर्च करता है? फिर से सुन लीजिए, एक व्यक्ति है वो अपनी इनकम का 50% खर्चा करता है खाने पीने में, और एक आदमी अपनी इनकम का 5% खर्च करता है खाने पीने में। खाने पीने में कौन ज्यादा पैसा खर्च करता है? 50% वाला।
चलिए हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं, एक आदमी की इनकम 1,000 रुपया है। मुझे लगता है हमारे मित्र धीरे धीरे समझ रहे हैं। एक आदमी की इनकम 1,000 रुपया है, वो 500 रुपया खाने पीने पे खर्च कर दे रहा है, तो 50% खर्च किया ना। एक आदमी की इनकम है 10 करोड़ रुपया, वो 2% भी अगर खाने पीने पे खर्च करेगा ना तो इसे भारी पड़ जाएगा। गणित की भाषा को समझिए, उनकी अपनी भाषा है। परसेंटेज क्वांटिटी थोड़ा ही बताता है। अडानी अगर 1% खर्च कर दें अपनी इनकम का खाने पीने पर, तो कई तो 5 स्टार होटल खरीद लें, बाकी की बात ही छोड़ दें, है ना भैया। एक रिक्शे वाला 1% खर्च करेगा ना, तो शायद 1 जून की रोटी ना बन पाए उसके घर। तो परसेंटेज अलग मामला होता है, क्वांटिटी अलग मामला होती है। तो अभी हमने क्या बोला, हिंद महासागर के 80% क्षेत्रफल पर मैदानों का विस्तार है, लेकिन क्षेत्रफल में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में। देखें, परंतु क्षेत्रफल में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कहां है बेटा? प्रशांत महासागर में। क्लियर है बेटा? अब एक्चुअल में परेशानी ये हो रही है ना बेटा कि जैसे कहीं आपको मैप की आवश्यकता पड़ रही है, कहीं किसी इलाके को थोड़ा दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैप से तो मैं पढ़ा लेता हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हमारे मित्र हैं उनको थोड़ी तकलीफ हो जा रही है, क्योंकि ज्योग्राफी हवा में थोड़ी पढ़ी जाती है, मैप में पढ़ी जाती है। तो अब डिजिटल बोर्ड की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता तो मैप तुरंत फ्लैश हो जाता और हाईलाइट भी हो जाता, मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता। तो मेरा प्रयास है कि अब आगे की जो कक्षाएं होंगी इन फ्यूचर, वो एक बढ़िया कैमरा, ठीक है, और एक डिजिटल बोर्ड के साथ होगी, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बात कह पाए। देखो, बात तो हम जो कह रहे हैं वही कहेंगे, लेकिन इन बातों का इम्पैक्ट बेहतर होता है जब हम चित्रों से पढ़ते हैं, और फिगर जब बहुत क्लियर होता है तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आती है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी तो काम चलाते हैं, लेकिन काम चल जाएगा बेटा, तकलीफ नहीं होने देंगे, आगे बढ़े। महासागरी कटक, अच्छा रुको रुको, इसका टोटल परसेंटेज लिखा था बेटा कि संपूर्ण महासागरों के 43% भाग पे इनका विस्तार है, कहीं लिखा है ना? पहले लिख लियो ना, याद रहना चाहिए, पहले लिखो बाद में लिखो लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं लिख लिया है ना। हाँ, बस आगे बढ़े। महासागरी कटक, लिखें, संपूर्ण महासागरों के 33% भाग पर महासागरी कटक का विस्तार है। 33% भाग पर महासागरी कटक का विस्तार है। ये महासागरीय पहाड़ियां हैं जो सागर के अंदर डूबी हुई हैं। इनका विस्तार, थोड़ा तेजी से बेटा, इनका विस्तार सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाता है। ठीक है बेटा, लिखें, अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर, मैंने उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर, उत्तर की ओर का मतलब समझ रहे हैं, इस तरफ, है ना बेटा, एक अंतः सागरीय श्रृंखला है, बहुत शानदार है बेटा, उसका नाम है डॉल्फिन श्रृंखला। क्या नाम है बेटा? डॉल्फिन श्रृंखला, लिखें।
उत्तरी अटलांटिक में डॉल्फिन श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि दक्षिण की ओर यानी दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर श्रृंखला महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में, ग्रीनलैंड समझ रहे हैं ना बेटा, मैप में देखिए, ग्रीनलैंड के दक्षिण में अंतःसागरीय पठार, टेलीग्राफ का पठार, ठीक है। जबकि मैप में बेटा सब मिलान करना होगा, काम चलाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे जो मैंने अभी दो नाम लिया था बेटा, देखें, उत्तरी अटलांटिक ये है, दक्षिणी अटलांटिक ये है। तो उत्तरी अटलांटिक में आप देखोगे तो इस तरह से मौजूद है, इसको हम लोग नाम देते हैं डॉल्फिन श्रृंखला, जो सागर के नीचे डूबी हुई है, और इसको कहते हैं चैलेंजर श्रृंखला। यहीं पे सागर के नीचे अंत ऊंचा ऊंचा भाग है लेकिन समतल भाग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलीग्राफ का पठार। क्या कहते हैं बेटा? टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राफ का पठार। ये प्लेटाउ है, सागर के अंदर डूबा हुआ है। और यही जो मध्य अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये मध्य अमेरिका है, इसके दक्षिण की ओर प्रशांत महासागर में बहुत बड़ा पठार है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्बाट्रस का पठार। क्या कहते हैं बेटा? एल्बाट्रस। लिख लें। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तटों की ओर प्रशांत महासागर में एल्बाट्रस का पठार अति महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा? अब ये मैप तो काफी खराब हो चुका है, थोड़ा समझाने के लिए तो काम चल रहा है, लेकिन अब मैप पर थोड़ा डिजिटल रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना बेटा। चलें आगे बढ़ जाए बेटा। महासागरी कटक, एबाइसल हिल, महासागरीय कटक। एल्बाट्रस का पठार उठार लिख लिया ना, टेलीग्राफ का पठार जरूर लिखना, एल्बाट्रस का पठार जरूर लिखना, चैलेंजर श्रृंखला जरूर लिख लेना, डॉल्फिन श्रृंखला जरूर लिख लेना। एक द्वीप है सेंट हेलिना, नाम सुना है? पीसीएस में पूछा गया। सेंट हेलिना आइलैंड कहाँ है? कहा गया कि नेपोलियन ने अपना आखिरी जीवन सेंट हेलिना द्वीप पर बिताया, निर्वासित जीवन, उसको निकाल दिया गया। तो सेंट हेलिना द्वीप कहीं और नहीं है भैया जी, ये चैलेंजर श्रृंखला का कटक है, जो सागर के ऊपर आ गया और द्वीपों के रूप में विकसित हो गया। यही आपको ये है सेंट हेलिना, ये कुछ और नहीं है बेटा। ये जो चैलेंजर श्रृंखला है उसकी कुछ चोटियां, द्वीप कैसे आता है भैया सागर पे, हम कितनी बार आपको समझा रहे हैं। द्वीप क्या वो कोई नाव है जो तैर रहा है समुद्र पे? 1 किलोमीटर का भी अगर द्वीप है, 500 मीटर का भी द्वीप है, 200 मीटर का भी अगर द्वीप है, तो वो स्थल से नीचे जुड़ा ही होगा। वो होता क्या है कि पहाड़ जो आते हैं ना अंतःसागरी, उनकी चोटियां कभी कभी निकल आती सागर के ऊपर, और फिर पानी उसको काट छांट के धीरे धीरे फ्लैट कर देता है, वो द्वीपों के स्वरूप में आ जाते हैं। तो सेंट हेलिना ऐसे ही है। पाइको है, केप वर्दे है,
रोमांसे द्वीप है, तमाम यहाँ पे द्वीप हैं जो सागर के ऊपर से झांक रहे हैं और फिर पानी उनको काट वाट के मैदान लगभग आप देखोगे किसी आइलैंड में देखोगे उसके बीच का भाग ऊपर होता है। फोटो में कहीं कोई आइलैंड अगर आप देखोगे तो उसके बीच का भाग ऊपर होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, क्योंकि किनारे किनारे तो सागर आके उसको काटते रहते हैं, लहरें काट काट के मैदान लगभग बना देती है। बीच का भाग ऊंचा रहता है, वो पहाड़ी के कटक हैं, शीर्ष हैं जो सागर के ऊपर निकल आए थे। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, संपूर्ण महासागरों के, और छोटा सा टॉपिक है बेटा, 1 मिनट लगेगा। संपूर्ण महासागरों के लगभग 7% भाग पर इनका विस्तार है। लगभग कितना बेटा? 7% भाग पर इनका विस्तार है। सर्वाधिक गर्त, सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सर्वाधिक गर्त कहां बेटा? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तथा सबसे गहरी गर्त पता नहीं क्या नाम है बेटा, है मैरियाना? कंफर्म है? हाँ, हम भी कंफर्म है। देखें, सबसे गहरी गर्त मैरियाना प्रशांत महासागर में ही विद्यमान है। सबसे गहरी गर्त कौन सी बेटा? मैरियाना प्रशांत महासागर में ही विद्यमान है। तो थोड़ा सा बेटा देखो, मेरा खाली इरादा ये था कि सागर का एक बेसिक परिचय तो आपको हो ही जाए कि सागर अंदर से कैसा है। तो मैंने बताया कि सागर को हम 2 बड़े भागों में बांट लेते हैं, महाद्वीपीय सीमांत कहते हैं और महासागरीय बेसिन कहते हैं, है ना बेटा? ओशियन बेसिन कहते हैं। जो महाद्वीपीय उपांत है उसको 2 भागों में बांटते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल। ओशियन बेसिन को हम 3 भागों में बांटते हैं, महासागरीय मैदान, महासागरीय कटक, महासागरीय गर्त। यानी कुल सब सेक्शन मिला के अगर देखो तो पूरा महासागर 5 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 इधर और 3 इधर। अब जितना पढ़ सकते हो पढ़ो इसको जाके, इसके अलावा नहीं है कुछ। गहराई है ज्यादा, है ना? इसमें आप जितना अध्ययन करना चाहो उतना कम है, लेकिन इलाके जो हैं वो मैंने परिचय करा दिए। एक बेसिक इलाका है महासागरों का, जिस पे आपकी नजर रखिए। इस बार यूपीएससी ने हल्ला बोल दिया था महासागर पर, अभी जो परीक्षा हुई है, और महासागरीय कटकों को कस के पूछा है, जोर जोर से पूछा है। द्वीपों के बारे में यही सब जो आपको हम बता रहे हैं, वो हम परीक्षा देख के नहीं पढ़ाते कि किसी परीक्षा में क्वेश्चन आया है तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, परीक्षा में क्वेश्चन है वो तुरंत फैब्रिकेट कर लेते हैं। मुझे पता है वो क्या पूछेंगे, वो किस इलाके में हल्ला बोलेंगे, और ये टीचर के दृष्टिकोण होता है, किस टीचर का नजरिया कैसा है। कुछ टीचर ऐसे इलाकों को घेरते हैं जो 7 जन्म में नहीं आते परीक्षा में, पढ़ाते तो रहते हैं, आते बाते एक नहीं है परीक्षा में। तो वो बेटा एक टीचर की अपनी जिंदगी भर की मेहनत है, उसका परिश्रम है, उसका दृष्टिकोण है। जैसे आपका दृष्टिकोण होता है, हर बच्चे का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, वैसे टीचरों का भी दृष्टिकोण होता है। हाँ, उसमें भी कुछ नालायक टाइप के होते हैं कि अंड-बंड इलाके पढ़ाते रहते हैं जिसे एक क्वेश्चन नहीं आता। बच्चे भी है ना, अंड-बंड पढ़ते रहते हैं और उनकी पढ़ाई परीक्षा में काम ही नहीं आती। कुछ बच्चे हैं जो बहुत एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और परीक्षा में सीधे सीधे हिट करता है। तो ये सब जरूरी है। पेपर देखा करो, हाल का जो ट्रैक चल रहा है उसे देखा करो। कल हम पेपर लेके आएंगे, पेपर आप देख लीजिएगा। वैसे पेपर नेट पे उपलब्ध हो गया होगा, यूट्यूब वगैरह पे उपलब्ध हो गया होगा, उन पेपर को देखिए। सिविल सर्विसेज की पिछले साल की जो परीक्षा हुई है उसके पेपर को देख लो, तब आपको ये आइडिया लगेगा कि आखिर वो जा किधर रहे हैं। हम महासागरों का नाम याद कर रहे हैं जो कभी नहीं पूछने वाले, वो नहीं पूछेंगे, वो कुछ और पूछेंगे। इलाके नहीं बदलेंगे, यानी उसको हॉरिजेंटल नहीं विस्तार देंगे, वर्टिकल विस्तार देंगे। एरिया नहीं बदलेंगे, गहराई बढ़ा देंगे उस एरिया की।
तकलीफ में देखना ना, जा जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपको बड़ा कंफर्टेबल इलाका लगता था उन्हीं इलाकों में आपके माथे पे बल डाल दिया। 10-10 मिनट जूझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पेपर। यही है खासियत उस परीक्षा। ठीक है बेटा, आज यहीं तक, कल मिलते हैं, बात करते हैं। थैंक यू भाई, सभी लोगों को धन्यवाद।